नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीआर एजुकेशन में। तो आज हम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या की यूनिट 4 के अतिलघु उत्तरात्मक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहिए और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद। तो अब अपना पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो? वैश्वीकरण से तात्पर्य पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है, परंतु वर्तमान में यह केवल आर्थिक वैश्वीकरण तक ही सीमित होकर रह गया है। लेकिन वैश्वीकरण का प्रभाव केवल व्यापार तक ही सीमित नहीं है, वरन यह उत्पाद व्यवस्था, तकनीकी, आर्थिक व बाजारी एवं सामाजिक जीवन के अनेक पहलुओं को पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। ब्लैक केवल डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी 1995 के अनुसार वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न समाज का जीवन राजनीतिक, व्यापारिक क्षेत्र से लेकर संगीत, वेशभूषा, जन मीडिया के क्षेत्र तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत द्रुत गति से प्रभावित हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वैश्वीकरण के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक एवं सामाजिक राजनीतिक प्रबंधन की आवश्यकता को बताइए। तो उत्तर देखिए, वैश्वीकरण के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रबंधन की आवश्यकता का विश्लेषण करते हुए समीर अमीन ने 1997 में जो वैश्वीकरण एवं तीसरी दुनिया के देशों के प्रति उसके आशय से संबंध में विचार प्रकट करने वाली एक महत्वपूर्ण एवं चर्चित शख्सियत है समीर अमीन। उन्होंने 1997 में कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्थाओं का वैश्वीकरण कोई नई बात नहीं है, अपितु आधुनिक समय में गुणात्मकता की दृष्टि से इसने एक कदम आगे बढ़ा लिया है। साथ ही राष्ट्रों के बीच गहरी निर्भरता ऐसे समय पर प्रकट होती है जबकि सोचनीय यह समस्या अधिक गंभीर रूप ले लेती है तथा युद्ध के बाद की गर्जना अथवा स्थितियों के अवरुद्धीकरण की स्थिति पैदा करती है। यह कथन किसका है? समीर अमीन का। 1997 में ये कथन कहा था। तीसरा हमारा प्रश्न है, वैश्वीकरण के वर्तमान ध्रुवीकृत स्वरूप की अवसंभाविता को समसामयिक रूप से स्पष्ट कीजिए। वैश्वीकरण के वर्तमान ध्रुवीकृत स्वरूप की अवश्य भाविता को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करने एवं बाजारों के विस्तारीकरण के साथ विकास के समीकरण के विरुद्ध प्रक्रिया करनी ही होगी। प्रत्येक समाज को यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था को अपनी स्वतंत्रता की प्रमुखता प्रदान करते हुए संबंध स्थापित कर सके। एक बहुलवादी दुनिया में राष्ट्रीय विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। विशेष रूप से बहुलवादी तीसरी दुनिया के देशों में एक रूपता का लक्ष्य विभाजनकारी एवं विध्वंसकारी भी हो सकता है। आगे देखिए, वैश्वीकरण का दूसरा पहलू यह है कि अब अंतर्राष्ट्रीय निवेश सरलता से किया जा सकता है। किसी भी देश का व्यक्ति हमारे यहाँ उद्योग चलाने के लिए, कारखाना खोलने के लिए पूंजी लगा सकता है। वैश्वीकरण का अर्थ निवेश से लिया जा सकता है जिसके अनुसार प्रत्येक किसी भी देश का व्यक्ति हमारे देश में कारखाना लगाकर उसमें पूंजी निवेश कर सकता है। एक तीसरा पहलू और ये है कि अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता को काम में लिया जा सकता है। इस भांति अगर हम आर्थिक संदर्भ में देखें तो वैश्वीकरण ने भारत के अर्थ बाजार में 3 नई प्रक्रियाएं प्रारंभ कर दी गई है। पहला हो गया खुला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय निवेश और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त। ये हमारे वैश्वीकरण के बाद खुला अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खुल गया भारत में। दूसरा हो गया अंतर्राष्ट्रीय निवेश, विदेशों की कंपनियां यहाँ पर आके निवेश करने लग गई है। और तीसरा हो गया अंतर्राष्ट्रीय वित्त, अगर वो कंपनी यहाँ पे निवेश करेगी तो यहाँ पे उस देश की जो वित्तीय शक्ति होगी वो यहाँ पे कुछ ना कुछ अपना प्रभाव दिखाएगी। चौथा क्वेश्चन है, व्यवसायिक कुशलता के विकास को वैश्वीकरण के संदर्भ में समझाइए। वैश्वीकरण का प्रभाव चूंकि सबसे अधिक आर्थिक स्तर तथा व्यवसायिक स्तर पर पड़ा है, विश्व स्तर पर आर्थिक वृद्धि एवं सुधार हेतु आवश्यक है कि शिक्षा द्वारा व्यवसायिक कुशलता की दृष्टि से शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित हो और वैश्वीकरण के प्रभाव से शिक्षा द्वारा बच्चे को वैश्विक स्तर पर तैयार किया जाना चाहिए जिससे वह व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा आर्थिक वृद्धि में सहायक हो सके। इसके अतिरिक्त वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप या प्रभाव स्वरूप शिक्षा के अन्य भी परिवर्तन उद्देश्य है। पांचवा क्वेश्चन देखो हमारा, राष्ट्र सामाजिक आवश्यकताओं की अनुरूप विश्व नागरिकता के विकास को परिभाषित कीजिए। विश्व नागरिकता विकास
वर्तमान में शिक्षा के उद्देश्य पर वैश्वीकरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण के संदर्भ में आज शिक्षण का उद्देश्य बच्चों में विश्व नागरिकता का विकास करना है, जिससे वह केवल अपने देश के हित की बात न सोचकर वैश्विक स्तर पर स्वयं को विश्व परिवार का सदस्य माने तथा विश्व के हित की बातें सोचे। अब वर्तमान में विश्व नागरिकता के विकास को सबसे अधिक बच्चों पर प्रभाव पड़ा है, जिसके अनुसार बच्चे विश्व को एक अपना परिवार माने और उसका एक सदस्य माने, खुद को और विश्व के हित की सोचे। वह सिर्फ अपने निजी स्वार्थों की परवाह न करे, बल्कि विश्व स्तर पर एकीकृत नागरिकता द्वारा विश्व हित का कार्य करे। यह कार्य शिक्षा द्वारा ही संभव हो सकता है, जिसमें इन उद्देश्यों को वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है। छठा क्वेश्चन देखो, शिक्षा के उद्देश्य के रूप में लोकतांत्रिक भावना का विकास को समझाइए। शिक्षा के उद्देश्य के आधार पर ही पाठ्यक्रम में लोकतांत्रिक भावना के विकास हेतु समभाव एवं एकता पर आधारित विषयों का समावेश किया जाता है। समाज के विभिन्न मूल्य, संस्कृति, ज्ञान को देखकर सामाजिकता, नागरिकता के गुणों का विकास द्वारा लोकतांत्रिक भावना का विकास को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम एवं व्यवहार की रणनीतियां तैयार की जा सकती है। अतः उपयुक्त तथ्यों से हम समझ सकते हैं कि शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का पाठ्यक्रम तथा व्यवहारिक रणनीतियों पर प्रभाव पड़ा है। पाठ्यक्रम में प्राय उन सभी विषयों का समावेश किया जाता है जिसका उद्देश्य बच्चों का संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, चारित्रिक और व्यावसायिक विकास का ज्ञान प्रदान करना है, जिसके द्वारा हम स्वयं समाज का संपूर्ण विकास कर सके। सातवां क्वेश्चन देखो, एक उदाहरण द्वारा स्थानीयकरण के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। स्थानीयकरण का अर्थ है ऐसा ज्ञान जो किसी स्थान विशेष का अवलोकन करने में विशेष रूप में पाया जाता है तथा स्थानीय विशेषताएं, सूचनाएं पर आधारित होता है, स्थानीयकरण कहलाता है। इस प्रकार के ज्ञान को सभी स्थानों के लिए प्रयुक्त नहीं समझा जाता, क्योंकि स्थानीयकरण को स्थानीय परिवेश में ही समझा जा सकता है। अतः इस प्रकार के ज्ञान की विश्वसनीयता कम होती है। स्थानीयकरण का उदाहरण, विशेष भाषा में लिखे साहित्य के अंदर का ज्ञान, क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान, स्थानीय इतिहास, स्थानीय राजनीतिक आंकड़े, स्थानीय मूल्य, स्थानीय परंपराएं, संस्कृति, स्थानीय कानून का ज्ञान, स्थानीय विशेषता और भौगोलिक व सामाजिक आदि। हमारा आठवां क्वेश्चन है, देखो स्थानीयकरण की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। स्थानीयकरण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली देखो विशेषता क्या है, स्थानीयकरण स्थान विशेष में अवलोकन से प्राप्त ज्ञान स्थानीयकरण कहलाता है। किसी स्थान विशेष पर पर्टिकुलर अपना एक यूनिक ज्ञान होता है, उसको प्राप्त करना या उसका अवलोकन करना स्थानीयकरण कहलाता है। स्थानीयकरण का विकास अस्तित्व के संघर्ष के कारण हुआ है। अस्तित्व के संघर्ष के कारण स्थानीयकरण का विकास हुआ है, क्योंकि अगर एक जगह पर मान लो एक कोई जनजाति रहती है, उसमें अगर किसी व्यक्ति को उसमें स्थान नहीं मिले तो वह दूसरी जगह जाकर अपना एक स्थानीय जगह बना लेता है, उसके अनुसार उसमें परंपरा, उसमें संस्कृति, उसके अनुसार विकास होता है। तो अस्तित्व के विकास में संघर्ष के कारण स्थानीयकरण का विकास हुआ है। स्थानीय ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होने के कारण बिना उपयुक्त व व्यवस्थित दस्तावेज के विद्यमान हो सकते हैं, जो संस्कृति के माध्यम से अपना स्थायित्व बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए कबीले के लोगों द्वारा अपने द्वारा अर्जित ज्ञान को अगली पीढ़ी को उन्हीं दशाओं में अनुकूलन बनाए रखने के उद्देश्य से स्थानांतरित किया जाता है। चौथा है, स्थानीयकरण राष्ट्रीय विकास की एक दिशा का निर्धारण करने में सहायक होते हैं। इन्हीं क्षेत्रीय तथा स्थानीयकरण की सहायता से कोई भी राष्ट्र अपना विकास करता है। स्थानीयकरण की सार्वभौमिक ज्ञान का आधार मानते हैं, क्योंकि सार्वभौमिक ज्ञान इन्हीं स्थानीयकरण को मिलाकर बनता है। नौवां क्वेश्चन देखो, स्थानीयकरण के निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। स्थानीयकरण प्रत्ययों, विश्वास और प्रत्यक्षीकरण के संबंधित तथ्य व सूचनाएं हैं। स्थानीयकरण की प्रक्रिया कुछ 6 चरणों में संपन्न होती है। ये 6 चरण निम्न प्रकार के। पहली प्रक्रिया आसपास के वातावरण का अवलोकन करना, पहले किसी चीज को देखना होता है। फिर दूसरी प्रक्रिया आसपास की वस्तुओं की समस्या देखना, उसमें पहले उनको अवलोकन करना होता है, अवलोकन करने के बाद उनकी समस्याओं को जानना होता है, उनको परखना होता है। तीसरी प्रक्रिया आसपास के वातावरण में उपस्थित संसाधनों की जानकारी जुटाना। पहला हो गया अवलोकन करना, दूसरा हो गया उसमें अवलोकन करके उनकी समस्याओं को जानना, और फिर तीसरी होगी उनके पास कितने संसाधन है, किस किस प्रकार के संसाधन है, उनकी जानकारी जुटाना। चौथा हो गया प्रयुक्त किए जा सकने वाले ज्ञान को वैधता प्रदान करना, जो प्रयुक्त कर सकते हैं ज्ञान
उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए उस ज्ञान की वैधता प्राप्त करना। पांचवी प्रक्रिया है वेद ज्ञान को परंपरा के रूप में विकसित करना। उस ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना, परंपरा के रूप में ज्ञान का स्थानांतरण करना। इस प्रकार ये परंपरागत रूप से हमारे समुदाय में उपस्थित है। ये हमारे 6 प्रकार है स्थानीयकरण के। स्थानीयकरण के पहला प्रकार हो गया वातावरण का अवलोकन करना। पहले मतलब कोई भी जगह जाकर उस जगह को अवलोकन करना, उसको देखना, फिर उस जगह की समस्या को जानना, उस जगह में कितने संसाधन उपलब्ध है उनको जानना, उन संसाधनों का कितना ज्ञान उनको वेद प्रदान किया जा सकता है, और उस ज्ञान को परंपरा के रूप में विकसित करना और परंपरा के थ्रू आगे स्थानांतरण करना। अगला क्वेश्चन है कक्षा में बहुभाषिकता के महत्व को समझाइए। प्राथमिक कक्षाओं में जाकर बालकों के साथ बातचीत करने की कोशिश करें, उनकी रुचि की बात पता करें, यह विषय पता करें जिस पर वे अक्सर बातें करते हैं, उनके किस्से, कहानियां व गीत आदि का पता करें। यह सब इसलिए क्योंकि उनके परिचित विषय व उनके किस्से कक्षा में उपयोग करके उनमें बातचीत करवाई जा सकती है। ऐसे मौके उत्पन्न किए जा सकते हैं जिनमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बोले और एक दूसरे की सुने बजाय चुप रहकर अध्यापक की सुनने के। इसका मतलब बहुभाषिकता से अर्थ है किसी कक्षा में प्रत्येक बच्चे से पर्टिकुलर अलग अलग व्यवहार बनाए रखना, ताकि उनकी बातों का पता होने के बाद उनमें एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना उत्पन्न करके उनमें शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। और आगे देखो हमने बच्चों की बातचीत रिकॉर्ड करने की कोशिश की, उनके साथ कविताएं गाई, चित्र बनवाए और तरह तरह के चित्र दिखाए। चित्र दिखाने के पीछे ये उद्देश्य था कि हर चित्र पर बातचीत की जा सके, प्रत्येक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त कर सके। इस प्रकार बालकों की संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन आदि का ज्ञान उनकी भाषा के द्वारा हो जाता है। अतः बहुभाषिकता का एक कक्ष में बहुत महत्व है। अगर किसी बच्चे को एक चित्र दिखाया जाए, 10 बच्चों को अलग अलग एक चित्र दिखाया जाए, तो उनकी प्रत्येक बच्चे की उस चित्र पर अलग अलग राय होती है। तो उनके उस राय के अनुसार उन बच्चों की परंपरा और उसकी संस्कृति, उनकी भाषा आदि का पता चलता है। इसलिए एक बहुभाषिकता का महत्व है। अगला क्वेश्चन देखो 11वां, अनुकरणीय शिक्षण की विशेषताएं लिखिए। अनुकरणीय शिक्षण की विशेषताएं निम्नलिखित है। इसमें बच्चों को स्वेच्छा से कार्य करने का अवसर मिलता है। यह विधि बिल्कुल ही सस्ती एवं सरल विधि है। इस विधि में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग भी किया जा सकता है। अनुसंधान कार्यों में इस विधि का सफलतम प्रयोग किया जा सकता है, और इसमें छात्रों को समूह में बांटने, उनमें सद्भावना, सहयोग आदि का गुण समावेश होता है। इससे वे सामाजिक व्यवहार में ढलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, प्रभावशाली शिक्षक तैयार करने हेतु प्रमुख सुझाव दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां, प्रभावशाली शिक्षा तैयार करने हेतु शिक्षक में उन तत्वों का विकास करना चाहिए जो शिक्षक और शिक्षण दोनों को प्रभावी बना सके। ऐसे तत्वों को मनोवैज्ञानिक तथा अनुसंधानकर्ता ने शिक्षण कौशल कहा है। यदि सभी कौशलों को समन्वित कर दिया जाए तो निस्संदेह प्रभावशाली शिक्षक तैयार हो जाएगा। इस प्रकार शिक्षण कौशल शिक्षक का आदर्श होता है, अतः समय समय पर उसे मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसे प्रेरित होकर शिक्षक अपनी शिक्षण में कुशलता लाता है। परिणाम स्वरूप बालक में ज्ञान प्रवेश कराने में सफल हो पाता है। अगला क्वेश्चन देखो हमारा 13वां है, शिक्षण का संकुचित रूप से अर्थ स्पष्ट कीजिए। शिक्षण का संकुचित अर्थ है शिक्षण को हम शिक्षा प्राप्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानते हैं। शिक्षा है सीखना, अनुभव प्राप्त करना। शिक्षण सामाजिक परंपरा पर आश्रित है। सीखना क्या है? सीखना अनुभव प्राप्त करना होता है। समाज में जैसी मान्यता, मूल्य और आदर्श है, उन्हीं के अनुरूप वहाँ की शिक्षण प्रक्रिया होती है। निश्चित स्थान, समय, पाठ्यक्रम के आधार पर कराए गए शिक्षण को हम अनौपचारिक प्रक्रिया में बांधकर अधिगम करते हैं, वही शिक्षण का संकुचित अर्थ है। इसमें स्वतंत्रता का अभाव होता है। शिक्षण प्रक्रिया एक सीमा में बंधी होती है जो बालक के सर्वांगीण विकास नहीं होने देती है। शिक्षण की 2 परिभाषाएं लिखिए। शिक्षण की 2 परिभाषाएं देखो निम्न प्रकार है। पहली है जॉन बर्बेकर और दूसरी है H.C. मॉरिसन के अनुसार। पहली है जॉन बर्बेकर, शिक्षण उन परिस्थितियों की व्यवस्था एवं संचालन है जिसमें अंतराल व बाधाएं होती है, जिन्हें मानव द्वारा दूर करने के प्रयासों के परिणाम स्वरूप अधिगम करता है। दूसरी देखो, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अधिक विकसित व्यक्ति कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आकर कम विकसित व्यक्तित्व की आगामी शिक्षा हेतु विकसित व्यक्तित्व की व्यवस्था का निर्माण करता है। इसमें अधिक विकसित व्यक्ति अध्यापक हो गया और कम विकसित व्यक्ति छात्र हो गया। ये व्यक्ति इसके संपर्क में आकर
छात्र अध्यापक के संपर्क में आकर अपनी आगामी शिक्षा हेतु विकास के लिए अपने व्यक्तित्व को विकसित करता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा अति लघु उत्तरात्मक का यूनिट 4 का क्या शिक्षण के माध्यम से विचार विनिमय संभव है? स्पष्ट करो। शिक्षण विचारों के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया। शिक्षण करना या कराना बहुत वस्तुतः एक जटिल समस्या है जिसमें छात्र तथा शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया होती है। शिक्षक छात्र के और छात्र शिक्षक के विचारों से अवगत होता है और दोनों के अनुकूलन होने पर ही प्रभावी शिक्षण संभव है। अतः शिक्षण तो मात्र अध्यापक के द्वारा दिया गया ज्ञान ही मानना पर्याप्त नहीं है जब तक छात्र उस ज्ञान को ग्रहण करके अपने व्यवहार में न डाले। अतः दोनों के विचारों की अनुकूलता पर ही शिक्षण संभव है। इसका मतलब क्या है? अगर एक शिक्षक शिक्षण कार्य करवा रहा है तो सिर्फ उसको शिक्षण नहीं मानेंगे जब तक बच्चा उस शिक्षण को ग्रहण करके अपने व्यवहार में न डालता है, और उन दोनों की समग्र प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। तो ये हमारे अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यूनिट 4 के। यूनिट 5 के अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन, निबंधात्मक क्वेश्चन, लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन और बाकी यूनिटों के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। अगर आप हम बीएड में अपने बीएड सेकेंड ईयर में अपने 80% लाना चाहते हैं तो इनमें से यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5 के अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन 5 यूनिट के देख जाए और 3 यूनिट के निबंधात्मक क्वेश्चन देख जाएं तो अपना काम बन जाएगा आसानी से। धन्यवाद।